हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे देखो पहला पद है, पहला भाग है 2 की घात 3n माइनस में 7n माइनस में 1 49 से विभाज्य है, जबकि n एक धन पूर्णांक है। दूसरे भाग में बोला गया है 3 की घात 3n माइनस में 26n माइनस में 1 26 की घात 2 से विभाज्य है, जबकि n एक धन पूर्णांक है। उसके बाद बोला है तीसरे भाग में 6 की घात n माइनस 5n में 25 से भाग देने पर भाग शेषफल सदैव 1 आता है। और चौथे भाग में बोला गया है x की घात 2n माइनस में y की घात 2n, इसको x माइनस y से हमेशा विभाज्य है, जहां पे n का मान प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से लिया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहली चीज, हम लोग कोई भी द्विपद दे रखा हो तो उसका प्रसार करना आना चाहिए। जैसे मैं जानता हूं कि a प्लस बी इस पूरे की घात n हो तो इसका प्रसार हो जाता है n सी 0 a की घात n b की घात 0 प्लस में n सी 1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1 बन जाएगा। और इस तरह से आगे तक बढ़ते जाएंगे तो देखो a की घात कम होती जाएगी और b की घात बढ़ती जाएगी, और a और b की घातों का योग जो है मिलाएंगे तो n के बराबर हो जाएगा। अंतिम पद में a की घात 0 हो जाएगी, b की घात n हो जाएगी, और इस तरह से अपने पास कुल अपने पास n प्लस 1 पद हो जाएंगे। अब देखिए, अगर मैं इसको लिख दूं 1 प्लस एक्स इस पूरे की घात n, तो इसका प्रसार कैसे करेंगे? एन सी जीरो, और यहाँ पे कितना बन जाएगा? 1 की घात 0 और x की घात सॉरी 1 की घात 0 नहीं, 1 की घात n, 1 की घात n और x की घात 0 इसमें लिखेंगे इस तरीके से। अब उसके बाद में देखो अगला पद nc1 जब आएगा तो 1 की घात n माइनस 1 बच जाएगा, x की घात 1 बच जाएगा, और जब इस तरह से चलता रहेगा और प्लस में अंत में ncn जब होगा तब 1 की घात 0 बन जाएगा, x की घात n बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 1 की घात तो चाहे कुछ भी बने वो 1 रहेगा और पूरी संख्या से गुणा होकर वही संख्या आ जाएगी। तो nc0 का मान 1 के बराबर होता है, 1 1 और 1 तीनों को गुणा करेंगे 1 बन जाएगा। nc1 का मान अपने पास n के बराबर होता है, और ये x इधर है तो 1 प्लस nx प्लस, आगे जब बढ़ेंगे ना तो इसको मैं इस तरह से लिखता जाता हूँ nc2 x की घात 2, और ये आगे तक चलता जाएगा और अंतिम पद में ncn, इसमें x की घात n हो जाएगी। तो एक का तो काम ही खत्म हो गया, मतलब कि 1 प्लस x की घात n किसके बराबर हो जाएगी? 1 प्लस nx प्लस nc2 गुणा में x की घात 2, इस तरह से चलता जाएगा, ncn गुणा में x की घात n बन जाएगी। अब चलते हैं सवाल में, एक एक करके हल करते हैं सबको। पहले भाग में हमें बोला गया है क्या है? 2 की घात 3n माइनस 7n माइनस 1, 2 की घात 3n माइनस में 7n माइनस में 1 बोला गया है। ये अपने पास व्यंजक 49 से विभाज्य है, जहां n एक धन पूर्णांक है। तो लिखते हैं 49 से भाज्य है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, इसको द्विपद प्रमेय में बदलेंगे। पहले तो 2 को हम लोग 7 के आसपास ले जाते हैं, तो देखो 2 की घात 3 को मैं अलग कर लेता हूँ और इसकी घात n लगा देता हूँ। 2 की घात 3 किसके बराबर होता है? 8 के बराबर। तो इसको पूरे को लिख सकता हूँ मैं 8 की घात n माइनस में 7n माइनस 1, ये बन गया पद। अब उसके बाद देखो इसको आगे और हल कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा? ये 8 की घात n को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 7n, सॉरी 1 प्लस 7 इस पूरे की घात n माइनस में 7n माइनस 1। अब 1 प्लस x का प्रसार जैसे किया था, इसको लिख देते हैं 1 प्लस 7n, मतलब कि ये nx हो गया ना, और प्लस में nc2 गुणा में 7 की घात 2, फिर आगे बढ़ेंगे nc3 7 की घात 3 बन जाएगा, और अंतिम पद में जब ncn आएगा तब अपने पास 7 की घात n हो जाएगा। और माइनस में यहाँ पे देखो माइनस में 7n और माइनस 1 पहले से है। अब देखो पहले दो पद अंतिम दो पदों से कट जाएंगे, और बीच में क्या रह जाएगा उसको मैं लिख देता हूँ। इन सारे पदों में से अगर मैं 7 की घात 2 बेनिश ले लूं तो ये बन जाएगा nc2 प्लस में nc3, और यहाँ पे 7 की घात 1 बन जाएगा, और अंतिम पद में अपने पास ncn जब आएगा तब अपने पास 7 की घात n माइनस 2 हो जाएगी। अब देखो 7 की घात 2 को मैं क्या कह सकता हूँ? 49 के बराबर, और 49 इस पूरे को, तो ये तो अपने पास कोई ना कोई पूर्णांक मिलेगा, इस पूर्णांक को मैं k कह सकता हूँ। तो 49 गुणा में k ये अपने पास बन गया है, ठीक है। क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक है ना, तो सारे के सारे द्विपद गुणांक आएंगे, उनका मान भी पूर्णांक आएगा, और गुणा होने के बाद जोड़ होने के बाद वो भी पूर्णांक ही बनेंगे। तो 49 गुणा में k हमेशा 49 से विभाज्य है, हमेशा 49 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहले भाग का हल तो कर दिया। दूसरे भाग में चल लेते हैं। दूसरा भाग क्या कह रहा है? 3 की घात 3n माइनस में 26n माइनस 1, तो इसको लिखते हैं 3 की घात 3n माइनस में 26n माइनस में 1, ये बन गया। और इसको बोला गया है कि ये 26 की घात 2 से भाज्य है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? वैसे ही करेंगे हम लोग, पहले 27 की घात n लिखेंगे और माइनस में यहाँ पे 26n माइनस 1 कर देंगे। इसको आगे हल करते हैं तो 27 को लिख सकते हैं 1 प्लस 26 इस पूरे की घात हो जाएगी n माइनस में 26n
माइनस 1, इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 26 गुणा में n, और प्लस में nc2 गुणा में 26 की घात 2। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर nc3 होगा तो 26 की घात 3 हो जाएगी, और अंतिम पद में जब ncn आ जाएगा तब अपने पास 26 की घात n हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे माइनस में और क्या है, 26n माइनस में 1 के बराबर ये है। तो इसमें से देखो 1 और 26n ये तो आपस में कट जाएंगे, और बाकी बचे हुए पदों में मैं 26 की घात 2 उपनिष ले सकता हूँ। इसको सही करेंगे, देखो ये अपने पास बन जाएगा 26 की घात 2n, 26 की घात 2, और अंतिम जो पद है ना ये अपने पास इस तरह से बन जाएगा, बीच वाला nc2 प्लस 26 की घात 2 उपनिष लेने के बाद nc3 26 की घात 1 बन जाएगा, और अंतिम पद में जब अपने पास ncn आ जाएगा तो 26 की घात n माइनस 2 बन जाएगा। अब देखो 26 की घात 2 तो ये है ही, और साथ ही साथ इस पूरे को मैं k के बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए इसको, ये अपने पास n धनात्मक पूर्णांक है, तो ये सारा अपने पास पूर्णांक ही होगा, जिसको मैं k मान के चलता हूँ, ये भी एक पूर्णांक है। तो हमेशा ये जो पूर्णांक अपने को मिला हमेशा 26 की घात 2 से भाज्य है, 26 की घात 2 से भाज्य है। और देखो दूसरे भाग में हमें यही तो सिद्ध करके बताना था कि 26 की घात 2 से विभाज्य है, सिद्ध करके भी दिखाओ। तीसरा भाग भी देख लेते हैं हम। देखो तीसरा भाग क्या कहता है, 6 की घात n माइनस में 5n में 25 से भाग देने पर शेषफल सदैव 1 आता है। तो इसको लिखते हैं, देखो 6 की घात n माइनस में 5n ये दे रखा है, इसको आगे सरल करते हैं तो 6 की घात n को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 5 इस पूरे की घात n माइनस में 5n। तो इसको और सरल कर लेते हैं आगे, तो 1 प्लस 5n मतलब 1 प्लस x की घात n, जिसको कह सकता हूँ 1 प्लस 5n प्लस में nc2 गुणा में 5 की घात 2। फिर आगे और सरल कर लेते हैं, यहाँ पे nc3 बन जाएगा और 5 की घात 3 बन जाएगा। अंतिम पद में जब अपने पास ncn आ जाएगा तब 5 की घात n हो जाएगा, माइनस में 5n बाद में माइनस में और लगा हुआ है, तो इधर देखो ये 5n से 5n कट जाएगा, और बाकी ये जो पद है इनमें से 25 उपनिष्ट आ जाएगा। तो यहाँ से एक तो पहले से है और 25 इसमें से, मतलब 5 की घात 2 उपनिष्ट लेंगे ना तो 25 उपनिष्ट आ गया, और nc2 प्लस nc3 गुणा में 5 की घात 1 प्लस इस तरह से ncn 5 की घात n माइनस 2 बचेगा, जिसको मैं पूरे को मैं पूर्णांक लिख सकता हूँ। इस तरीके से अपने पास संख्या आ गई 25 गुणा में k और प्लस में 1। अब देखो 25 का इसमें भाग देंगे ना तो अपने पास एक शेषफल रहेगा, 25 के में तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो हम कहेंगे हमेशा 25 का भाग देने पर 25 का भाग देने पर शेषफल 1 मिलेगा, शेषफल 1 मिलेगा, शेषफल 1 मिलेगा। अब देखो तीसरा भाग भी देख सॉरी चौथा भाग भी देख लेते हैं, ये सब तो हमने हल कर लिया। चौथे भाग में हमें बोला गया है कि x की घात 2n माइनस में y की घात 2n x माइनस y से विभाज्य है, जहां पे प्रत्येक n जो है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से लिया गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो अपने पास क्या बन जाएगा, x की घात n सॉरी x की घात 2n माइनस में y की घात 2n, यही लिखा है ना। तो इसके लिए करेंगे क्या, इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ x की जगह रख रहा हूं मैं, देखो ये क्या बनेगा x माइनस वाई और प्लस में y, ये बन गया मेरे पास। तो इसका हम लोग करेंगे क्या, इस पूरे की घात 2n कर देंगे और माइनस में y की घात 2n पहले से है। अब इसका प्रसार कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, देखो 2nc0 यहाँ पे x माइनस वाई इस पूरे की घात n हो जाएगा, और y की घात यहाँ पे 0 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो 2nc1 यहाँ पे x माइनस वाई पूरे की घात n माइनस 1 बच जाएगा, और गुणा में y की घात 1 आ जाएगा। इस तरह से अंतिम पद जब बनेगा 2n यहाँ पे x माइनस वाई इस पूरे की घात तो हो जाएगा कितना, ये 2n के बराबर, और y की घात सॉरी x माइनस वाई की घात तो 0 बन जाएगा, और y की घात हो जाएगा 2n के बराबर। तो इसकी घात 0 और y की घात 2n के बराबर, और माइनस में y की घात 2n पहले से है। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं, देखो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, देखिए ये 2ncn और गुणा में x माइनस वाई की घात, तो अपने पास घात 0 1 के बराबर हो गया, 2n का मान भी 1 के बराबर, और केवल यहाँ पे y की घात 2n रह गया। मतलब पूरा कुल मिला के अपने पास क्या बन जाएगा, 2nc0 को इसी तरह रखेंगे, 2nc0 x माइनस वाई इस पूरे की घात हो जाएगी 2n के बराबर, y की घात 0 हो जाएगी, प्लस आगे बढ़ते हैं 2nc1 यहाँ पे x माइनस वाई इस पूरे की घात हो जाएगी 2n माइनस 1, और यहाँ पे y की घात 1, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे अपने पास 2n माइनस 1 जब बनेगा तब यहाँ पे x माइनस वाई की घात तो 1 रहेगी, और y की घात 2n माइनस 1 रहेगी। उसके बाद देखो प्लस में y की घात 2n है ही अंतिम पद में, और माइनस में y की घात 2n और रह गई। अब यहाँ से देखिए
ये y की घात 2n और y की घात 2n आपस में कट गई, और बाकी ये जितने भी पद है ना उन सब में अपने पास x माइनस वाई की घात 1 तो है ही, तो x माइनस वाई की घात 1 उभयनिष्ठ ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा 2nc0 x माइनस वाई, इस पूरे की घात हो जाएगी 2n माइनस 1, और आगे बढ़ते हैं तो 2nc1 यहाँ पे x माइनस वाई पूरे की घात हो जाएगी 2n माइनस में 2, इस तरह से और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो एक चीज मैं लगाना भूल गया, y की घात 0 इसमें तो 1 बन जाएगा, और y की घात 1 इसमें लगाना भूल गया। अंतिम पद में देख लेते हैं 2n माइनस 1, यहाँ पे x माइनस वाई की घात 1 तो बाहर चली गई, और y की घात हो जाएगी 2n माइनस 1 के बराबर। ठीक है जी, तो यहाँ पे कुल मिला के हम देख सकते हैं क्या कि इन पूरे में x माइनस वाई तो बाहर आ गया, और ये अंदर जो भी बनने वाला है ना, ये अपने पास कोई ना कोई पूर्णांक बनने वाला है, तो इस पूरे को मैं के बराबर मान लेता हूं, मतलब कि x माइनस वाई और गुणा में कोई भी गुणनखंड हम लोग मान के चलते हैं, ये जैसे मैंने बोल दिया fx के बराबर आ गया, तो ये पूरा हमेशा x माइनस वाई से भाज्य होगा, x माइनस वाई से भाज्य होगा। और देखो हमें यही तो बताना था कि x की घात 2n माइनस में y की घात 2n हमेशा x माइनस वाई से विभाज्य है, ये सिद्ध करके बताना था, तो हमने सिद्ध करके बता दिया है। और इस तरह से चारों भागों के उत्तर हमने निकाल के बता दिए। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।